अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 17 और उसका टॉपिक 17.4 जिसका नेम है थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें देखना है कि थर्मल डीकॉम्पोजिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स थर्मल का मतलब होता है हीट, हरारत, और डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, किस चीज़ का ब्रेक डाउन होना? कार्बोनेट्स का या फिर नाइट्रेट्स का। तो अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन के डिफाइन करें तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसकी डिफाइन होगी थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन इन विच a simple substance break into two or more substances by heating। कि एक सब्सटेंस है उसको हमने हीट करना है और वो आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट हो जाएगा दो सिंपलर सब्सटेंसेस में या दो से ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले रही हूँ MgCO3, तो इसको मैं हीट करूँगी तो ये कन्वर्ट होगा MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाई ऑक्साइड में। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सिंपल सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ है दो सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो अब हम ये ग्रुप 2 के लिए डिस्कस करें। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो उनके कार्बोनेट्स भी किस तरीके के होंगे? उनके कार्बोनेट्स होंगे BeCO3। जैसे कार्बोनेट्स हमने उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन देखनी है तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स MgCO3, कैल्शियम के CaCO3, स्ट्रोंटियम के SrCO3 और बेरियम के BaCO3। आपकी बुक में ज़्यादातर डिस्कस इन 5 मेटल्स को किया गया है और जो रेडियम है उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, तो हम भी उसको नहीं करेंगे। तो बच्चों, जब भी मेटल कार्बोनेट को आपने हीट करना है तो वो मेटल कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगी? यह मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट कन्वर्ट होनी है मेटल ऑक्साइड में, और ये मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम, तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बन डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी, यहाँ पे आपके एज वी गो डाउन ग्रुप 2। तो बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन दी ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। डाउन दी ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बच्चों, स्टेबल होना क्या होता है? जैसे कोई चीज़ जल्दी नहीं टूटेगी तो वो स्टेबल है। अब बेरिलियम जो है वो आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है उसको डिकम्पोज होने के लिए हीट ज़्यादा लगेगी। कैल्शियम है, उसको डिकम्पोज होने के लिए मैग्नीशियम से भी ज़्यादा हीट लगेगी, और इसको और ज़्यादा हीट चाहिए होगी, इसको और ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो जिसको टूटने के लिए जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी, जितनी ज़्यादा रिक्वायर होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? सबसे ज़्यादा स्टेबल बेरियम के कार्बोनेट हुए।
BeCO3 जो है बेरिलियम कार्बोनेट, वो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। और फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट और फिर बैरियम कार्बोनेट। तो बैरियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसको डिकम्पोज होने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। आप यहाँ पे कहेंगे नीड्स हाई टेम्परेचर टू डिकम्पोज। इसको टूटने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये जल्दी नहीं टूटता, कम टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा, तो ये स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। थर्म मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, थर्म मतलब हम करेंगे हीट के लिए। तो ये 1360 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्यों स्टेबिलिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे साथ साथ ही मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, वाई स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें मैं मैग्नीशियम ले लेती हूँ और बैरियम ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैग्नीशियम के ऊपर भी सेम चार्ज है +2 और बैरियम के ऊपर भी सेम चार्ज है +2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, ये Mg+2 जो है मैग्नीशियम आयन, ये स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू बैरियम के आयन से, ठीक है। और जितना ज़्यादा आयन स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बच्चों पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर होती है एक नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या है, polarizing power means the ability of positive ion to distort करना, उसको ख़राब करना, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब कर देना। डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ आ नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव आयन जो लिया है वो मैग्नीशियम का आयन लिया है Mg+2, ठीक है। इसका जो साइज है वो स्मॉल है, ठीक है। और नेगेटिव आयन में ले रही हूँ कार्बोनेट आयन। इस कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बुक वाला ही बना रही हूँ इस तरीके से। पहले वो इवनली था डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से था पहले, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन अब हमने कहा है कि मैग्नीशियम का जो आयन है वो स्मॉल है और उसके स्मॉल एरिया में ही जो +2 चार्ज है वो कंसंट्रेटेड हुआ है। इसलिए ये कार्बोनेट आयन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये कार्बोनेट का बॉन्ड वीकर हो जाता है। अब ये पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब जब मैग्नीशियम के आयन ने उसको अट्रैक्ट किया है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब कर दिया है। तो स्मॉल साइज होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कार्बोनेट बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाएगा। कार्बोनेट बॉन्ड वीकर, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होगा तो वो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज इजीली, ठीक है। यही था ना MgCO3। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 और कार्बोनेट के ऊपर है -2 3। पहले वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, लेकिन मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है
तो उस स्मॉल साइज़ के अंदर +2 चार्ज जो है स्मॉल एरिया के अंदर कंसंट्रेट हुआ है, उसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो उसका जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से इसका बॉन्ड वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली टूट जाता है। अब आते हैं जी बेरियम के ऊपर। बेरियम का लार्ज साइज है एज कंपेयर टू लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोनेट आयन लेस डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि अब यहाँ पे बेरियम का साइज जो है वो लार्जर है, ठीक है। और वो लार्जर है तो वो इसके कार्बोनेट के आयन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता स्ट्रॉन्गली, तो जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो लेस डिस्टॉर्टेड होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेस डिस्टॉर्टेड होंगे इसमें भी इवनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसकी निस्बत ये लेस डिस्टॉर्टेड होगा। बॉन्ड जो है इसकी निस्बत स्ट्रॉन्गर रहेंगे, तो इसको डिकम्पोज करना जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बड़ा है, और उसके बड़े साइज़ के अंदर लार्ज एरिया के अंदर +2 चार्ज कंसनट्रेटेड हुआ है। तो हम लिखेंगे लार्जर इन साइज, वीक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसमें वीक होगी, पोलराइजेशन वीक है तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे, बॉन्ड रिमेन स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट, और इसको तोड़ना मुश्किल होगा, हार्डर टू डीकम्पोज, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन जो है वो कम हुई है, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहती हैं इस वजह से। तो बच्चों डाउन दी ग्रुप क्या होता है, आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है, Mg+2 का साइज छोटा है, Ba+2 का साइज बड़ा है। डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, डिस्टोर्शन ऑफ कार्बोनेट आयन भी वीकर होगी, तो जिसकी वजह से कार्बोनेट स्टेबल होगा और डीकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी रीज़न थी इस ट्रेंड के पीछे। मैं इसको सिंपल वर्डिंग में लिख भी देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। चलें जी, तो डाउन दी ग्रुप आयोनिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयोनिक साइज इंक्रीज होगा, ऐसे एरो शो जो ऊपर को है उसका मतलब है कि साइज इंक्रीज है, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज है, और वो मैंने आपको रीज़न बता दिया क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, इसके साथ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने के लिए पोलराइजिंग पावर जो है वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि आयनिक साइज जो है वो बड़ा हुई जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स भी ज़्यादा स्टेबल हुई जा रहे हैं, कार्बोनेट्स स्टेबल कहाँ पे, डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप कार्बोनेट स्टेबल हैं, ठीक है। तो स्टेबल है तो इसका मतलब है कि उनको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये सारी रीज़न है कि डाउन दी ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि इनको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लगता है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नाइट्रेट्स की तरफ। आई होप सो कि आपको इसकी कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन की समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन देखनी है नाइट्रेट्स की। तो स्टूडेंट्स नाइट्रेट्स को एक नेगेटिव आयन है जिसका फार्मूला ये NO-3, इसके ऊपर सिर्फ A+-1 चार्ज होता है, ये एक एनाइन है, ठीक है। तो जब इनको हीट किया जाता है नाइट्रेट्स को तो ये कन्वर्ट होंगे मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। हम ले लेते हैं कैल्शियम का नाइट्रेट ले लेते हैं, Ca
कैल्शियम और NO3 की 2। बच्चों ये हमने 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +2, नाइट्रेट के ऊपर होता है -1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको -2 करने के लिए हम ये 2 लेंगे। ठीक है, इस वजह से या आप सिंपल कह सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो ये 1 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। ठीक है, और ये 2 इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाता है। अब इसको हम हीट करेंगे क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन है, हमने हीट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ में ऑक्सीजन में। ये इन चीज़ों में कन्वर्ट होगा। अब हमने जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2, 2, 4 और 5, मतलब पूरे नहीं है। तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। अब 6 पूरे हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6, 3 2 बार 6। ये हमारे जो ऑक्सीजन है वो पूरे हो गए हैं। अब हम नाइट्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो नाइट्रोजन से पहले हम कैल्शियम को देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी आप 2 लगा दें। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने हो गए टोटल, 2 ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 4 हो गए। ठीक है, 2 2 4। तो यहाँ पे आप 4 लगाएंगे। अब हमारी इक्वेशन जो है वो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि अब 4 इधर लगाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बढ़ गए होंगे। अब ऑक्सीजन 3 2 बार 6, 6 और 6 2 बार 12, ऑक्सीजन 12 होने चाहिए। 4 2 बार 8, 8 और 2 10, 10 और ये 2 12। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो जब नाइट्रेट, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को जब हमने हीट करना है, थर्मली डिकम्पोज करना है, तो किस में टूटेगा, मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब हमने इसकी देखनी है थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मली स्टेबल कौन सी चीज़ होती है, वो चीज़ जो कि इजीली टूट ना सके और उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो, उस चीज़ को बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप। सेम केस है जैसे हमने कार्बोनेट्स में देखा था, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप 2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा नाइट्रेट स्टेबल होगा, बेरियम नाइट्रेट। बेरिलियम नाइट्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होगा। फिर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, उससे बेरिलियम से ज़्यादा कौन सा होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्ट्रोंटियम नाइट्रेट। और स्ट्रोंटियम नाइट्रेट से भी ज़्यादा कौन सा होगा, बेरियम नाइट्रेट। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने कहा था ना कि थर्मली स्टेबल डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज होने के लिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लगेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि वही सेम रीज़न है उसकी कार्बोनेट्स वाली, क्योंकि यहाँ पे बेरियम का साइज़ क्या है, लार्ज है। ठीक है, और इसका क्या था, बेरिलियम का साइज स्मॉल था। इसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी, वो नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इजीली डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स का बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये दोनों इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जबकि इसके केस में क्या था, आयनिक साइज इसका ज़्यादा था, पोलराइजिंग पावर जो थी वो कम थी। साइज जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको डिस्टॉर्ट करने की पावर कम हो जाती है। इस वजह से नाइट्रेट का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है और उसको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रही होगी तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना है। ठीक है, तो थर्मली स्टेबल की अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफाइन लिख दूं तो थर्मल स्टेबल क्या है, थर्मली स्टेबल हार्डर टू ब्रेक द कंपाउंड बाय हीटिंग। हार्डर मतलब मुश्किल है,
harder to break compound apart by heating। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।